हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स 007 में। तो दोस्तों, पिछले महीने अप्रैल में 4 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें आसाम, बंगाल और पुडुचेरी में एनडीए की जीत हुई और तमिलनाडु में टीवीके ने जीत हासिल की और केरला में कांग्रेस ने जीत हासिल की। तो इन राज्यों के चुनाव में भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। बीजेपी अपने सबसे पीक परफॉर्मेंस में दिख रही है। दोस्तों, बीजेपी ने पहली बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाई है और तमिलनाडु में सबको चौंकाते हुए विजय ने पहली बार चुनाव जीता और पहले ही बार अटेम्प्ट में तमिलनाडु के सीएम बन गए। दोस्तों, इन राज्यों में ऐसे बदलाव देखे गए जो पिछले कुछ महीने पहले अगर आप सोचोगे तो असंभव से लग रहे थे। आपसे 6 महीने पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या विजय तमिलनाडु में सीएम बनेंगे और क्या बीजेपी बंगाल में अपनी सरकार बनाएंगी, तो आपको ये असंभव सा लगेगा। देखो, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 30 से 35% है और टीएमसी पार्टी का कैलकुलेशन है कि उनकी गिनती तो 70-80 सीटों से शुरू होती है। टीएमसी का ये कॉन्फिडेंस था कि 2011, 2016 और 2021 में जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन जीता, तो इस बार भी वो अपने अपोजिशन को आसानी से हरा देंगे और फिर से सरकार में वापस आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बीजेपी ने बहुत ही रिकॉर्ड जीत हासिल की और पहली बार बंगाल में अपनी सरकार बनाई। और तमिलनाडु में जो दशकों से द्रविडियन राजनीति चलती आ रही है, इस बार विजय की पार्टी ने उसे तोड़ा और टीवीके ने पहले ही अटेम्प्ट में अपनी सरकार बनाई। तो दोस्तों, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो एक इंडिया गठबंधन उभर के आ रहा था, जिसमें कांग्रेस और अन्य रीजनल पार्टी थी, तो क्या अब इंडिया गठबंधन की स्थिति है? क्या इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है या टूट चुका है? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, 2014 और 2019 में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तब नीतीश कुमार और अन्य नेताओं ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया, जिसमें कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और डीएमके जैसे पार्टी शामिल थी। इस अलायंस का मकसद 2024 में मोदी जी के विजय रथ को रोकना था और इंडिया अलायंस की सरकार बनाना था। लेकिन ये अलायंस सिर्फ बीजेपी को हराने के मकसद से ही बना था। इस गठबंधन की कोई कॉमन आइडियोलॉजी किसी को पता नहीं थी। लेकिन जैसे इंडिया अलायंस बना तो अपना नेता चुनने की बारी आई। तो नीतीश कुमार को लगा कि इंडिया गठबंधन नीतीश को अपना नेता चुनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे नाराज नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ देते हैं और इंडिया के साथ जुड़ जाते हैं। नीतीश कुमार का इंडिया अलायंस से निकलना एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ और एक्सपीरियंस नेता थे। और महाराष्ट्र में भी अजित पवार जी एनसीपी से अलग होकर एनडीए में जुड़ जाते हैं। फिर क्या था, जैसे तैसे 2024 के इलेक्शन होते हैं और उसमें एनडीए को 293 सीट्स मिलती है और इंडिया अलायंस को 234 सीट्स मिलती है। मतलब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इंडिया अलायंस एनडीए से बहुत पीछे नहीं था। इंडिया गठबंधन कई हद तक बीजेपी को बहुत बड़ी जीत हासिल करने से रोकने में कामयाब रहा। बीजेपी को सिर्फ 240 सीट्स मिली और बीजेपी ने जैसे तैसे अपने सहयोगी दलों की मदद से सरकार बनाई और सरकार चल भी रही है। तो दोस्तों, 2024 और 2019 के इलेक्शन के बीच सारे राज्यों के चुनाव होते हैं और इंडिया गठबंधन की परीक्षा यहीं से शुरू होती है। जो इंडिया अलायंस की पार्टियां लोकसभा में एक साथ दिख रही थी, वह राज्यों के चुनाव में एक दूसरे से लड़ रही है। रीजनल पार्टी जो अपने अपने राज्यों में बहुत मजबूत है, वह कांग्रेस को साथ लेकर नहीं चलना चाहती। रीजनल पार्टीज का यह कॉन्फिडेंस था कि जब हम खुद अपने दम पर सरकार बना सकते हैं, तो कांग्रेस के साथ क्यों सत्ता शेयर की जाए। यही हुआ दिल्ली और पश्चिम बंगाल में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का यह कॉन्फिडेंस था कि जब हम खुद के दम पे सरकार बना सकते हैं, तो हम कांग्रेस के साथ सत्ता क्यों शेयर करें। तो आलम ये रहा, देखो कि जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार गई और कांग्रेस के नेता खुश हो रहे थे। और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया और वह भी इलेक्शन बुरी तरह से हार गई। तो दोस्तों, 2025 में हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से जमकर लड़ रहे थे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें चाहिए थी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, जो कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी। उनका कॉन्फिडेंस ये था कि हम खुद के दम पे सरकार बना सकते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन खत्म होते ही घोषित कर दिया था कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा तक ही था और विधानसभा में वो खुद अपने दम पे अकेले लड़ेंगे। फिर उसके बाद बिहार इलेक्शन में कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे को विधानसभा की हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी एक साथ लड़ रही थी, लेकिन 8 सीटें ऐसी थी जिसमें उनके उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और इसे फ्रेंडली फाइट का नाम दिया गया। और इस साल बंगाल के विधानसभा इलेक्शन में
राहुल गांधी जी और ममता बनर्जी एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे थे, जिस कारण ममता बनर्जी के वोट कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने खूब काटे और बीजेपी जीत गई। इलेक्शन में तुरंत हार के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन बनाने की घोषणा की, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने सीधा इंकार कर दिया उनके साथ किसी भी तरह का गठबंधन करने के लिए। और तमिलनाडु में जिस तरह से रिजल्ट आते ही कांग्रेस ने डीएमके से गठबंधन तोड़कर टीवीके को सपोर्ट किया। इस कारण डीएमके में बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिली और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक रेजोल्यूशन भी पास किया। डीएमके के नेताओं ने लोकसभा में कांग्रेस के बगल में बैठने से इनकार कर दिया और स्पीकर को यह भी चिट्ठी लिखी कि उन्हें कांग्रेस से अलग बिठाया जाए। तो दोस्तों, देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में जो भी बड़े नेता थे जैसे अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, एमके स्टैलिन, जिनको अपने राज्यों में हारना नामुमकिन सा लग रहा था, वह आज हार चुके हैं और विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है। तो ऐसे में जब यह नेता संगठित होंगे और जब लोगों के सामने कोई प्रस्ताव रखेंगे तो वो अपनी मजबूती से अपना प्रस्ताव नहीं रख पाएंगे। जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे तब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार थी। ये जो बड़े बड़े नेता है ये सिर्फ विधानसभा का चुनाव नहीं हारे हैं, ये बल्कि अपनी खुद की सीट से भी हारे हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए, ममता बनर्जी पहले नंदीग्राम से हार गए 2021 में और 2026 में वो भवानीपुर से भी हार गई और एमके स्टैलिन भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गए हैं। तो जो नेता अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार रहे तो क्या अपनी पार्टी और किसी गठबंधन का नेतृत्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों, एक तो बात है, बीजेपी इलेक्शन में ऑपोजिशन को सिर्फ हारा नहीं रही है, वो उनका कॉन्फिडेंस भी तोड़ रही है। और दोस्तों, टीएमसी की करारी हार के बाद अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने जाते हैं। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में यह कहा कि हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दे। उनका इशारा कांग्रेस की तरफ ही था। तो दोस्तों, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिस तरह से बीजेपी ने ममता बनर्जी को हराया, अब अखिलेश यादव को भी हार का डर सता रहा है। दोस्तों, अब तक तो लग रहा है कि यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा, लेकिन इलेक्शन आते आते देखना जरूरी होगा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यह पार्टियां कैसे सेट कर पाती है। देखो, सपा उत्तर प्रदेश में खुद को बड़ी पार्टी मानती है और वह चाहेगी कि कांग्रेस को कम से कम सीट दी जाए। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कांग्रेस और सपा का गठबंधन होता है या दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। और दोस्तों, 2027 में ही पंजाब में भी चुनाव होने हैं। दोस्तों, पंजाब में बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, तो ऐसे में चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही होना है। 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन में थे और पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। पता नहीं ये कैसा गठबंधन है या गठबंधन नहीं है। तो कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका है एक और राज्य में अपनी सरकार बनाने का। और दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी पंजाब हार जाती है तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ही मिट जाएगा, क्योंकि अगली बार दिल्ली में सरकार बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो बचा एक राज्य है पंजाब, अगर उसमें भी सरकार चली जाती है तो आम आदमी पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। तो पंजाब असेंबली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में उतरने वाले हैं और एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। तो दोस्तों, इन राज्यों के चुनाव के बाद 2029 में फिर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2024 से पहले जो परिस्थितियां थी वो पूरी तरह से बदल गई है। जो मजबूत रीजनल पार्टीज थी वो चुनाव हार गई है। तो इससे भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही बदल गए हैं। 2024 के इलेक्शन के बाद इंडिया गठबंधन की कोई मीटिंग नहीं हुई और उन्होंने कोशिश भी नहीं की किसी तरह की मीटिंग करने की। तो दोस्तों, 2024 के इलेक्शन के बाद जितने भी राज्यों में इलेक्शन हुए उन सभी राज्यों में रीजनल पार्टीज और कांग्रेस में बात नहीं बन पाई। तो दोस्तों, 2029 में एनडीए के खिलाफ कौन रहेगा? क्या इंडिया गठबंधन 2024 की तरह फिर से मैदान में रहेगी या कोई तीसरा फ्रंट बनेगा? ये राज्यों के चुनाव में इतनी लड़ाई झगड़े के बाद क्या अगले लोकसभा चुनाव में तीसरा फ्रंट बनेगा? एक तरफ एनडीए जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस जिसके साथ कुछ दल रहेंगे जैसे टीवीके और लेफ्ट पार्टीज, और तीसरी तरफ एक थर्ड फ्रंट बनने की संभावना है जिसमें ममता बनर्जी, एमके स्टैलिन, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव जैसे नेता हो सकते हैं। या फिर जिस तरह से बीजेपी चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल कर रही है उससे डरकर बीजेपी की चुनावी रथ को रोकने के लिए और अपने सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए
क्या सारे नेता फिर से एक मंच पर आएंगे और क्या इंडिया गठबंधन फिर से बनेगा और 2029 में बीजेपी के खिलाफ वैसे ही इलेक्शन लड़ेगा जैसे 2024 में हुआ था। दोस्तों 2029 में अगर कोई थर्ड फ्रंट बनता है तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को ही होना है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी का अपना एक मजबूत वोट बैंक है और कांग्रेस और रीजनल पार्टीज एक दूसरे का वोट काट रही है। तो ऐसे में हर राज्य में बीजेपी को इसका फायदा हो रहा है और वह लगभग 2/3 बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या 2029 में भी इंडिया गठबंधन वैसे ही बीजेपी से लड़ेगा जैसे 2024 में हुआ था, या फिर कोई थर्ड फ्रंट बनने की संभावना है? तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।